नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं धैर्य अगर किसी के पास है तो वो बहुत बड़ा धनवान हो जाता है। संयम अगर आपके पास है तो आप बहुत संयमित हो जाते हैं। ज़रूरी है अगर सफलता की कगार पे आपको, सफलता की राह पे अगर आपको चलना है तो आपको संयम, धैर्य और समय की कद्र तो ज़रूर करनी होगी। कहते हैं जब आप आलस करते हैं, क्योंकि अभी सुबह का मौसम है, अक्सर देखते हैं विद्यार्थी जीवन में आप आलस कर देते हैं, लेकिन जब आलस करते हैं, आप निष्क्रिय रहते हैं तो आपके आसपास की चीज़ें भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर आपको मंजिल पाना है, अगर सूरज को छूना है तो उठना पड़ेगा। उठिए और निरंतर आगे बढ़िए और समय की कद्र कीजिए, क्योंकि समय अगर हाथ से निकल गया तो वो फिर कभी नहीं आएगा। और अगर आप समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आपको हमेशा से पता है कि हम लोग अनमोल वचन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमेशा से हम इस वादे के साथ आपके साथ जाते हैं कि हम आपके साथ आएंगे एक नए मेहमान को लेके। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन को लेके, आज हम बात करेंगे साहित्य को लेके, आज हम बात करेंगे किस तरीके से डिज़ाइन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहता, और भी आगे चीज़ जो आप देख रहे हैं वो डिज़ाइन है, जो आप महसूस कर रहे हैं वो डिज़ाइन है। डिज़ाइन एक समाधान है। अगर आपके पास डिज़ाइन है तो बड़े बड़ी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं, सुलभ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और बेहतर और खूबसूरत कर सकते हैं। चलिए आज के मेहमान से आपका स्वागत करवाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है मिहिर भोले जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं NIT अहमदाबाद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत प्रसन्नता आपके कार्यक्रम में एक बार फिर से जुड़ने की। सबसे पहले सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज सर हम क्योंकि आप को परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, आपने अगर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आपने जो काम किया है, आपने साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया है, हम लोग आज डिज़ाइन पे ही बात करेंगे कि बदलते दौर के साथ साथ किस तरीके से चेंजेस आए हैं। आप प्रोफेसर रह चुके हैं NIT के, तो सबसे पहले तो इसमें रुझान कैसे आया, किस तरीके से आपने शुरुआत की, ये बताएं। बहुत रोचक प्रश्न है आपका। रुझान का जहाँ तक सवाल है तो सच पूछे तो जब मैं 1992 में NIT गया था, उसके पहले मेरी भी जानकारी आम लोगों की तरह बहुत कम थी, और समझिए कि बहुत इतनी ही थी कि जितना मैं इस शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझता था। लेकिन जब मैं NIT गया तो जाने के बाद फिर जब हमने क्रिएटिविटी को अपने चारों तरफ बनते, इमर्ज करते, उभरते, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरते जब देखा, तब डिज़ाइन का मतलब समझ में आया। और डिज़ाइन का मतलब ये समझ में आया कि यह एक बहुत ही क्रिएटिव प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करते हैं। एक समाधान की तरफ ले जाने वाली एक प्रक्रिया है, और वो समाधान किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, क्योंकि समस्याएं किसी भी क्षेत्र की हो सकती हैं। अब आमतौर पे ये धारणा होती है कि ये फाइन आर्ट या एस्थेटिक्स, इसका एक कला इन विषयों से जुड़ी हुई एक चीज़ है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कला और फाइन आर्ट वगैरह उसका एक पहलू है, एक पक्ष है, क्योंकि एस्थेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डिज़ाइन के लिए। लेकिन डिज़ाइन मुख्य रूप से समस्याओं का समाधान करने का एक तरीका है, और उसके लिए वो एस्थेटिक्स का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। लेकिन वो महज फाइन आर्ट या एस्थेटिक्स पे उसको सीमित करना, उसकी क्षमताओं का गलत मूल्यांकन करना होगा। ये बात तो है कि अक्सर लोग इस चीज़ को सीमित रखते हैं। अगर हम आम जनता की अगर भाषा में बात करें तो डिज़ाइनिंग क्या है, और अगर इस तरफ जाना अगर हो तो कैसे लोग जाएं? डिज़ाइन तो देखिए एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है। बहुत रचनात्मक तरीके से जब आप अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो समस्या मैं आपको बता दूं, जैसे आमतौर पे लोग समझते हैं कि किसी चीज़ को खूबसूरत बना देना, या जिसको हम कहते हैं कि सरफेस ऑर्नामेंटेशन वगैरह, इस तरीके की चीज़ें, तो उस तक ही नहीं है, बल्कि
समस्याओं की जड़ में कि अगर कोई समस्या है तो पहले क्यों है, किस वजह से ये समस्या हो रही है, और तब जब आप उसके समाधान की तरफ जाते हैं तब एक क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, जिसमें आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या की वजह क्या है, और जब आप वजह जान जाते हैं, उसका कारण जान जाते हैं, तभी आप समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं दे के बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे शहरों में आप देखेंगे स्वच्छता एक बहुत बड़ी समस्या है, और स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार ने चलाया भी हुआ है, और हर प्रदेश में, शहर में इस पे काम हो रहा है। तो स्वच्छता को ही अगर आप लेकर के चलें कि एक समस्या के तौर पे, तो स्वच्छता एक बिहेवियरल इशू है, स्वच्छता इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है, स्वच्छता जो है हमारे लॉजिस्टिक्स का भी इशू है, स्वच्छता हमारे पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरीके से हम चीज़ों का निर्माण करते हैं, उससे भी रिलेटेड है। तो कई स्तर पे वो समस्याएं होती हैं, तब हमको पूरे एक समग्रता में देख के उसका निदान निकालने की जब हम का प्रयास करते हैं, तो डिज़ाइन का मुख्य रूप से अर्थ वही है। अभी आपने सर कहा कि एक समाधान है ये, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए? मेरा मोटिवेशन तो मैं कहूँगा, जैसा कि मैंने अक्सर कहा कि एक शब्द है अंग्रेजी का, सेरेंडिपिटी कहते हैं, कि मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ हो जाती है अचानक से। तो मैं भी NID जब पहुंचा तो एक अजब सा संयोग था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, वहां पहुंचना मेरा निश्चित रूप से संयोग था, लेकिन पहुंचने के बाद जब मैं, जितना समय मेरा बीतता गया, मैं उतना ज़्यादा डिज़ाइन के प्रति मेरा आकर्षण, डिज़ाइन के प्रति एक समर्पण, और डिज़ाइन के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का जो तरीका था उसके प्रति एक आकर्षण बढ़ता चला गया। फिर हमने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में उसको देखा कि कैसे हमारे और जो कलीग्स थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे और दूसरे वर्कर्स थे, वो सारे मिल कर के एक साथ इकट्ठे होकर के और किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि डिज़ाइन एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी किस्म का अप्रोच है। तो इसमें सिर्फ एक किसी विषय के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। तो उसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, उसमें एस्थेटिक्स की भी ज़रूरत है, उसमें इनोवेशन की भी ज़रूरत है, उसमें सोचने के जो अलग अलग तरीके हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं। आपको पर्यावरण को भी समझना है, आपको पॉलिटिक्स को भी समझना है, पॉलिसीज़ को भी समझना है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं कहीं ना कहीं पे आके, तो बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। और इंटरडिसिप्लिनरी होने की वजह से उसके चैलेंजेस और भी आकर्षण उसका और भी बढ़ जाता है। तो मेरे लिए तो मुख्य रूप से मैं एक 3D टीचर था, तो डिज़ाइन एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपीरियंस था, मैंने उसी का आनंद उठाया और उसी पे काम किया। आप लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं, आपने चीज़ों को बदलते भी देखा है, और अब नई तकनीक की बात करें, नए भारत की बात करें, तो उसमें डिज़ाइन का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया कि नए भारत के लिए, उभरते भारत के लिए। अब देखिए, डिज़ाइन तो एक वाक्य के साथ मैं इसको बताना चाहूँगा कि किसी ने कहा है, अंग्रेजी में एक है वो लाइन कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू डिज़ाइन। यानी कि अगर आप कैसा भविष्य चाहते हैं अपने लिए, तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको डिज़ाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आप डिज़ाइन करेंगे वही आपका भविष्य हो जाएगा। तो डिज़ाइन ही आपका भविष्य है। तो हमने जिस तरीके की तकनीक इवॉल्व की, समाज ने टेक्नोलॉजी पे जो काम हुआ, इनोवेशन पे जो काम हुआ, और अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, उसके माध्यम से हम एक बिल्कुल नए किस्म के समाज का सृजन कर रहे हैं। अब इस समाज में उसकी जटिलताएं समय के साथ साथ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, उसमें हर चीज़ का रोल है, और इन सारी चीज़ों के मिलने की वजह से जो एक जो परिस्थिति का निर्माण होता है, उनको हमको सुलझाना भी पड़ता है। तो एक तरफ हम अपनी समस्याएं खड़ी करते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, और मुझे लगता है डिज़ाइन और डिज़ाइनर्स लगातार इससे जूझते रहते हैं। तो और अब रही भारत की बात जहाँ तक, तो भारत के संदर्भ में इसलिए ज़रूरी है कि भारत एक बड़ा विलक्षण राष्ट्र है। इसकी अपनी जटिलताएं भी हैं, इसकी अपनी विविधताएं भी हैं, और उसकी वजह से इसकी समस्याएं जो हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं। तो उसको सुलझाने के लिए, उनको सुलझाने के लिए हमको एक बहुत ही क्रिएटिव
नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, हर समस्या को, और तभी हम किसी समाधान की तरफ पहुंच सकते हैं। और उसमें डिज़ाइन के अलावा मुझे लगता है शायद जितना रोल डिज़ाइन प्ले कर सकता है, शायद ही कोई चीज़ दुनिया की कोई ऐसी विधा होगी जो प्ले कर सकती है, क्योंकि वो एक इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ है, तो वो हर विधा को अपने आप में शामिल कर लेती है और तब सॉल्यूशन की तरफ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले भारत के लिए भी डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि अगर आपको फ्यूचर, अगर भविष्य को डिज़ाइन करना है तो पहले वर्तमान में आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम डिज़ाइन इन इंडिया और डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड की बात करें तो इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही मुझे लगता है सामयिक किस्म का एक, आप उसको मंत्र कहिए, नारा कहिए, जो भी है, और एक चैलेंज भी है जो कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस बात को रखा था। और हम लोग जो डिज़ाइन कम्युनिटी से आते हैं, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे इस बात को लेके कि शायद सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इतने बड़े स्तर पे डिज़ाइन को इतनी बड़ी उसकी भूमिका को सराहा गया और रखा गया देश के सामने। अब जो डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड की जो बात है, हम अलग अलग पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं और उससे रिलेट करेंगे तभी हमको समझ में आएगी ये बात। भारत सरकार की वर्तमान जो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है। अब इसके वजह से हम विश्व में एक 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ज़रूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें डिज़ाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैन्युफैक्चरिंग में डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल का भी बहुत बड़ा रोल है। तो स्किल, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मिल करके मेक इन इंडिया और डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड जो है, ये एक बहुत बड़ा नारा है जिसके माध्यम से भारत में जो उभरती संभावनाएं हैं डिज़ाइन की, उसको रेखांकित किया गया, उसको अंडरस्कोर किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसकी वजह से जो अलग अलग क्षेत्र में डिज़ाइन के लोग काम कर रहे हैं, उनको एक नया अवसर प्राप्त होगा ताकि वो अपनी क्षमताओं को और मतलब सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट है और इससे बहुत आने वाले दिनों में देश को बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत ये पहली बार अंडरलाइन हुआ है ये जो डिज़ाइनिंग के फील्ड में, तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और डिज़ाइन में इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में इसका क्या योगदान है, ये आप बताएं। हाँ, देखिए, डिज़ाइन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अकेली कोई चीज़ नहीं है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपीरियंस है और एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस भी है। तो जब हम इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें कई सारे अलग अलग जो प्रोसेसेस होते हैं उनको आपको मिलाने की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, पहले हम ये समझ लें। टेक्नोलॉजी वो शक्ति है जो हमको किसी चीज़ को करने की क्षमता प्रदान करती है। इनोवेशन जो को आप ऐसे समझ सकती हैं कि वो किसी चीज़ को नए ढंग से, नए रूप में, स्वरूप में प्रेजेंट करने का एक तरीका है। आम भाषा में मैं बोल रहा हूँ, मैं डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा, ताकि हम सब समझ सकें उसको। और डिज़ाइन जो है वो इन दोनों को मिलाकर के एक उसको हम कहते हैं कि वो ह्यूमनाइज करता है। यानी जो व्यक्ति जब इस्तेमाल करेगा किसी प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट को, तो वो कैसा होगा, एक आम आदमी के लिए वो कितना सरल होगा, कितना सुगम होगा, ये सारा सोचना डिज़ाइन का और डिज़ाइनर का काम है। तो जो शक्ति है टेक्नोलॉजी की और इनोवेशन की जो क्षमता है चीज़ों को नए नए ढंग से क्रिएट करते जाने की और उसको नए नए स्वरूप में प्रेजेंट करने की, इन दोनों को मिला करके एक समन्वय करके डिज़ाइन एक फाइनल प्रोडक्ट है, एक फाइनल आउटकम है उसका। तो ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिज़ाइन आज के समय का मुझे लगता है कि यही ग्रोथ इंजन है और इसकी वजह से ही सारे विकास के मार्ग, हमारे द्वार जो हैं वो सारे खुलते हैं। तो इनको हमको बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जी, जब हम बात करेंगे, ये आपने अभी कहा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल हब, ये क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जैसा कि अभी हमने कहा कि हम जब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारा जो टारगेट है
वो बहुत ही जल्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। अब जब अर्थव्यवस्था का जब पहिया घूमता है, चक्र घूमता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। आपके कृषि के क्षेत्र का योगदान होता है, आपके सर्विस सेक्टर का योगदान होता है, आपके टेक्नोलॉजी के सेक्टर का योगदान होता है, कई सारी चीज़ें मिलती हैं उसमें। मैन्युफैक्चरिंग जो है, उत्पादन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है। तो भारत सरकार की भी ये मंशा है कि भारत में जो हमारे पास जो स्किल है, हमारे पास दो तीन चीज़ों की वजह से हमारे पास स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हमारे पास बहुत अच्छी श्रम शक्ति है। तो इन सारे, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, इन सब की वजह से इन सबको अगर हम मिला दें तो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही आइडियल पर्यावरण एनवायरनमेंट भारत में खड़ा होता है। अब जब ये आइडियल एनवायरनमेंट मैन्युफैक्चरिंग का खड़ा हो जाता है तो मेक इन इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल हब बनाने की जो बात कर रहे हैं, हमारे सारे एस्पिरेशन वहीं से निकलते हैं कि हम भारत को कैसे जब एक विकसित राष्ट्र के तौर पे खड़ा करने की कोशिश करें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल होना चाहिए। तो मेक इन इंडिया की बात वहाँ से आती है, और जब मेक इन इंडिया की बात आती है तभी फिर आप उसको और आगे थोड़ा सा लेके इस आर्गूमेंट को लेके जाएंगे, इस आइडिया को, तो फिर मेक इन इंडिया के लिए फिर हमको डिज़ाइन की भी ज़रूरत होगी, हमको इनोवेशन की भी ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है ये सारे बिंदु हैं, इनको कनेक्ट करके तब भारत का जो विकसित भारत, जो रिसर्जेंट भारत की जो मैं बात करता हूँ आजकल, वो जो रिसर्जेंस होगा तभी संभव हो सकेगा पूर्ण रूप से। तो इसलिए इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम बिहार की बात करें तो कि डिज़ाइनिंग के फील्ड में आप एक बेहतर बिहार और बेहतर भारत की संरचना कर सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, डिज़ाइन का एक बहुत ही अप्लाइड विषय है। ये ऐसा नहीं है कि ये एस्थेटिक्स की तरह आपको एक सौंदर्य की अनुभूति देता है और बस मामला वहाँ पे ख़त्म है। ये आमतौर पे लोग गलत धारणा पाल के बैठे हैं, क्योंकि और उसमें ठीक है, सबों की गलती है, लोगों ने किसी ने ढंग से उसको प्रस्तुत नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के नज़रिए से डिज़ाइन को देखने लगते हैं, तब फिर आपका पूरा नज़रिया डिज़ाइन के प्रति, उसके प्रोसेस के प्रति, उसके मेथड के प्रति, उसका जो पूरा अप्रोच है डिज़ाइन का, उसके प्रति वो बिल्कुल बदलता है। तो वैसा रहता नहीं है। अब रही बात, अगर मैं सिर्फ बिहार सेंट्रिक होकर बात करूं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो बिहार की भी अपनी समस्याओं की अपनी जटिलता है और उसमें बहुत किस्म की समस्याएं हैं। डेवलपमेंट डेफिसिट की हम बात करते हैं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हम उस हद तक हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ रोज़गार की भी समस्या रहती है, हमारे यहाँ पलायन की भी समस्या, तो ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जिसकी तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा कम जाता है, या अगर जाता भी है तो उसको ठीक ढंग से प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं बिहार में, कि बिहार में संसाधन की कोई कमी नहीं है। अब जब मैं संसाधन की बात करता हूँ तो मानव संसाधन की भी बात करता हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात करता हूँ। हमारे पास नदियाँ भी हैं, हमारे पास झरने भी हैं, पहाड़ भी हैं, तो एक तो नेचुरल रिसोर्स हो गया। हमारे पास हमारी खेती बड़ी उन्नत किस्म की है। हमारा कृषक जो है वो भी बड़ा समझदार है और उत्पादन में बड़ा योगदान है उसका। हमारे श्रमिक जो हैं वो बड़े स्किल्ड हैं और उनमें स्किल सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रिसोर्सेज को मिला के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत ही विलक्षण प्रदेश है। लेकिन इन रिसोर्सेज को हम किस प्रकार क्रिएटिवली, एक क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ इसको मिलाएं ताकि ये एक प्रोडक्टिव प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए, ताकि लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ की अपनी क्षमता, यहाँ का अपना स्किल, यहाँ का अपना मैन पावर, यहाँ के अपने रिसोर्सेज और इन सारी चीज़ों को मिला करके, और इन सब के ऊपर थोड़ा लोगों को सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा कि आप संसाधन का प्रयोग किस प्रकार से करें, अपने वातावरण, पर्यावरण को बढ़िया कैसे बना के रखें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक लार्जर डिज़ाइन का पार्ट है, जिसको आप सोशल डिज़ाइन भी कह सकती हैं, आप उसको इनोवेशन भी कह सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इन सब चीज़ों को देखें तो, और इस पर थोड़ा हम क्रिएटिवली सोचें, तो ज़्यादातर समस्याओं का, बिहार जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनके क्रिएटिव सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, उनके डिज़ाइन सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और आपने अभी जो बात कही कि कहीं ना कहीं बिहार थोड़ा पीछे है और ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप थोड़ा डिज़ाइन में आपको आगे आना पड़ेगा। आप डिज़ाइन थिंकिंग की भी बात करते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि डिज़ाइन थिंकिंग की जो हम बात करते हैं तो डिज़ाइन थिंकिंग है क्या। एक बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से किसी ने उसके बारे में कहा है कि डिज़ाइन थिंकिंग इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट डिज़ाइन बट थिंकिंग थ्रू डिज़ाइन। तो ये अब जब आप डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं तो आप डिज़ाइन के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि डिज़ाइन एक प्रोसेस के तौर पे क्या कर सकता है उसके बारे में सोचते हैं। तो डिज़ाइन को एक नज़रिया उसका विकसित करते हुए देखते हैं। और वैसी स्थिति में आपके सामने में एक कुछ समस्याएं होती हैं और उस समस्याओं का ह्यूमन सेंट्रिक एक अप्रोच होता है, यानी कि व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, कोई भी सॉल्यूशन अगर लेके आना चाहते हैं, तो डिज़ाइन में एक शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं जिसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप जो उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, जो इस्तेमाल करने वाला है, या जो समाज है पूरा, व्यक्ति हो या समूह हो, उसके नज़रिए से उस समाधान को कैसे देखा गया है। ये नहीं कि हमको ये चीज़ अच्छी लगी तो हमने इसका एक समाधान निकाल दिया, वो नहीं, बल्कि समाधान को इस तरीके से देखा जाए कि पहले हम लोगों से पूछें कि भाई आपको इन 10 अगर हम ऑप्शंस दे रहे हैं तो इसमें से आपके नज़रिए में बेटर ऑप्शन क्या है। तो अगर मैं एक उदाहरण दे के इसको ज़्यादा थेराइज नहीं करूं और ज़्यादा सरल बना दूं, तो मान लीजिए जैसे हमारे शहरों में अर्बन मोबिलिटी की जो हम बात करते हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की किस प्रकार की होनी चाहिए, तो बहुत सारे मॉडल हैं हमारे सामने। हम मेट्रो भी लेके आ सकते हैं, हम बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी लेके आ सकते हैं, हम और दूसरे किस्म के ट्राम भी लेके आ सकते हैं, सबअर्बन रेलवे भी ला सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो उपयोग करता है, जो प्रयोग करता है, वो किस चीज़, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके नज़रिए से कौन सी चीज़, और उस शहर के नज़रिए से कि उस शहर के का जो अपनी बनावट है, संरचना है, साइज है, उसकी जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, उसमें कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। जब हम इसकी तरफ सोचते हैं तो एक डिज़ाइन थिंकिंग की तरफ हम जाते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ही एक क्रिएटिव मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सर, जब हम बात करते हैं, हमने कहा कि एक पहले टाइम था कि हम लोग जादू की बात करते थे, वो आज टेक्नोलॉजी है वो, और लोग ये चीज़ समझ रहे हैं। बिल्कुल। आफ्टर जब कोविड आया उसके बाद एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि डिज़ाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इसके नज़र से कोविड पूरे विश्व के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आपको बिल्कुल नए किस्म का एक की व्यवस्था खड़ी करनी थी, जिसके लिए अभी तक का हमारा पूरा सिस्टम, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे टूल्स हो, मटेरियल्स हो, वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से वो चीज़ें फैल जाती थी। अब कांटेक्ट सरफेस पे भी हो रहा था कि अगर आपने टेबल छू दिया और कोई 10 मिनट पहले इन्फेक्टेड आदमी है तो उससे इन्फेक्शन आपको आ जाएगा, आपने दरवाज़ा छू दिया तो दरवाजे से आ जाएगा। तो अब ये तो बिल्कुल एक अजब सी समस्या हो गई थी, क्योंकि हमने डिज़ाइन ही किया था ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रखते हुए, और उसमें हमारे जो हाथ, पाँव, ये सारी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के ही किसी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली तो यानी हमने डिस्टेंस के थ्रू सारी चीज़ों को करना शुरू किया, रिमोट से करना शुरू किया। कई सारे एग्जाम्पल्स है। क्लासरूम, तो क्लासरूम्स हमारे सारे वर्चुअल हो गए। मैंने खुद कोरोना के पीरियड में कई सारे क्लासेस लिए जो वर्चुअल क्लासेस थे। हमारे स्टूडेंट्स अपने अपने घरों से बैठ के कनेक्ट होते थे और हम पढ़ाई पूरी चलाते थे। तो वो वर्चुअल क्लासरूम, आपका मेडिकेयर चला गया पूरा का पूरा वर्चुअल सिस्टम पे, कि डॉक्टर के पास आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन कर रहे हैं, आप अपने फ़ोटोज़, इमेजेस अपलोड कर रहे हैं और डॉक्टर वहाँ से दवा दे रहा, और कई जगह तो ड्रोन से दवा आपके घर पे सप्लाई हो जाती थी। तो ये एक, उसके बाद वॉइस कमांड पे हम जाने लगे कि बहुत सारी चीज़ों को छूने के बजाय हम वॉइस से कमांड दें, तो लिफ्ट हमारी आ गई, लिफ्ट ने हमारे चेहरे को पहचान लिया और उसने टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। लिफ्ट को मालूम है कि ये इनका ऑफिस 5वीं मंजिल पे है, तो आपको देख करके वो 5वीं मंजिल पे जाकर रुक जाएगा। तो आपका टच का पूरा इंटरफेस ख़त्म हो गया, और टच बहुत बड़ा सोर्स था इन्फेक्शन के बढ़ने का। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो ऐसी जो विकट परिस्थितियाँ आती हैं, जिनको हम डिज़ाइन के टर्मिनोलॉजी में विकेट प्रॉब्लम भी कह देते हैं अक्सर,
जिनमें हमको समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ पे है, एंड कहाँ पे है। तो इतने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कोरोना भी उसमें से एक था। और कोरोना की वजह से पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड जो है, जो इमर्ज हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिज़ाइन की वजह से। और इसने प्रोडक्ट से लेकर के, सिस्टम से लेकर कम्युनिकेशन, हर चीज़ को बड़ा परिवर्तित किया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब ये धीरे धीरे हमारी आदत भी होती चली जा रही है। हम फ़ोन में सिरी से पूछते हैं कि भाई हमको लोकेशन बता दो, या फिर हम उसको कह देते हैं कि सुबह 6 बजे का अलार्म सेट कर दो, या फिर हम कोई प्रश्न कर देते हैं कि मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, अभी का वेदर का क्या कंडीशन है वो बता दो, 5 दिन के बाद कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जब सिर्फ इसी चीज़ का, चूँकि आमतौर पे हम उसके बैकएंड में क्या चल रहा है ये नहीं जानते हैं, सिर्फ फ्रंट एंड में समझते हैं। तो हर चीज़ का फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन है, और बैक एंड में उसके टेक्नोलॉजी और इनोवेशन काम करता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और उससे पहले भी एक थिंकिंग, पहले सोच है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती है। और आपकी जो सर ये किताब है, डिज़ाइन थिंकिंग फॉर रिसर्जेंट भारत, ये जो किताब आपने लिखी, इसके पीछे क्या सोच है, इसके टाइटल के पीछे आपने क्या सोचा, और इसके पीछे लिखने का आपका क्या मकसद रहा? जी बिल्कुल, देखिए एक तो मैं बताऊं कि बीइंग अ थ्योरी टीचर ऑफ डिज़ाइन, तो हमारा डोमेन जो था वो थ्योरी था, और उसमें मैं एक क्षेत्र में मुख्य रूप से पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, वो पब्लिक पॉलिसी एंड डिज़ाइन, जो मेरा अपना डेवलप किया हुआ सब्जेक्ट था, एरिया था। तो उसमें मैं मुख्य रूप से काम ये करता था कि जब क्रिएटिव मेथड्स की हम बात करते हैं उसको अप्लाई करने के लिए, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट पे चले जाते हैं या कम्युनिकेशन पे चले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि इस आर्गूमेंट को डिज़ाइन थिंकिंग पे जब बात आ गई तो ये आर्गूमेंट थोड़ा आगे की तरफ चला गया, और आर्गूमेंट को हमने इस तरीके से देखा कि इसके और प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमने पब्लिक पॉलिसीज़ जो है उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब वो हेल्थ केयर की पॉलिसी हो, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो, मोबिलिटी से रिलेटेड पॉलिसी हो, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो। ये अपने आप में सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन ये जो नीतियों का निर्माण होता है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें आमतौर पे होता क्या है कि कुछ ऊपर में बैठ के लोग कहते हैं कि ऊपर में बैठ कर के लोग पूरी पॉलिसी का निर्माण कर देते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव प्रोसेस ये होता है कि आप जो यूज़र है उसको ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी का निर्माण करें। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी है और उसको डिज़ाइन करें। तो उसमें भी डिज़ाइन की क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है उसके अंदर में। अब रहा प्रश्न रिसर्जेंट भारत के ऊपर, तो एक जैसा कि मैंने महसूस किया और मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों भारतवासियों ने महसूस किया कि पिछले एक दशक के अंदर में जिस किस्म की पॉलिसीज़ का निर्माण हुआ, चाहे वो हमारा आयुष्मान भारत हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो हम कर रहे हैं, गति शक्ति हो, ये इतनी समझिए कि ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ का निर्माण हुआ है जिसने भारत को उभरने में, ऊपर की तरफ आने में काफ़ी मदद की है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव कर गया, हमारा स्किलिंग भी इम्प्रूव कर गया है, हमारे हेल्थ केयर का सिस्टम भी बहुत इम्प्रूव कर रहा है। तो हमारी मोबिलिटी की, अब देखिए वंदे भारत और इस किस्म की जो ट्रेनें चलने लगी हैं, हमारे स्टेशंस बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह होते चले जा रहे हैं। ये एक किस्म का, इसी को रिसर्जेंस कहते हैं। और ये शायद भारत में लंबे समय के बाद इतने 10 वर्ष की ही अवधि में इस किस्म का रिसर्जेंस, एक उभार जो है भारत के अंदर में आया है, जिसने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दी है। और वो पहचान ये है कि इस देश में क्षमता है, ये देश न कि सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। तो मुझे लगता है ये रिसर्जेंस भारत का जो थीम था वो वहीं से आया था, जिसको हमने महसूस किया। और उसमें फिर मैंने देखने की कोशिश की कि हम इसको और ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए डिज़ाइन थिंकिंग का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए इस किताब में मुख्य रूप से रिसर्जेंट भारत में डिज़ाइन थिंकिंग के एप्लीकेशन पे चर्चा की गई है। अगर हम जैसे कि आपने कहा कि इतने सारे पॉलिसीज़ आए हैं, उसमें सबसे खूबसूरत अभी अगर युवाओं को देखा जाए स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप ये सारी चीज़ें जो है, इसमें डिज़ाइन का क्या रोल है? अरे स्टार्टअप तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी, अब बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ दिया। देखिए सबसे खूबसूरती मुझे उस बात की, उस स्टार्टअप इंडिया में ये लगती है कि आम तौर पे आप देखेंगे कि बहुत ही कम उम्र के बच्चे, युवा, मतलब 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल,
इस किस्म इस एज ग्रुप के बच्चे उसके साथ आमतौर पे इन्वॉल्व हैं, जो बड़े क्रिएटिव ढंग से चीज़ों को सोचते हैं, समस्याओं को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। ये नई एक सोच है भारत के अंदर में जो पैदा हो रही है कि हमें अपनी समस्याओं को बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, हम डिज़ाइन में एक टर्म यूज़ करते हैं कि वो जिस बॉक्स में आप बंद हैं उससे बाहर निकल के सोचने की कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं को हम कैसे सुलझाएं। और उसकी वजह से जो स्टार्टअप का एक इतना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, उसके पीछे कारण ये है कि अब टेक्नोलॉजिकली भी भारत बहुत एडवांस हो गया है। हमने बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, वो चाहे आईटी के फील्ड में हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में हो, तो हमने वो भी विकसित कर ली है हाल के दिनों में। अब टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी की जब आ गई तो अगला स्टेज होता है कि टेक्नोलॉजी को आप इनोवेट, उसकी मदद से आप इनोवेट करते हैं, यानी एक प्रोडक्ट आपका जैसा है तो अगला प्रोडक्ट आपका कैसा होगा। एक उदाहरण के तौर पे ही मैं बताऊं, अब देखिए जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत बड़ा एक अब मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगा है, और वो शुरू हुआ दोपहिए वाहनों से, स्कूटी वगैरह जैसी चीज़ों से, अब गाड़ियों पे आ गया। और भारत की जो दो प्रमुख मतलब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, टाटा और महिंद्रा, इन लोगों ने, और इसके अलावा बाहर के भी हैं, दूसरी कंपनी मारुति भी है, और इन लोगों ने मिलके एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया उसमें। तो उसमें भी एक आप देखेंगे कि ज़बरदस्त किस्म का इनोवेशन है, बिकॉज बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नई टेक्नोलॉजी को अब जब आप लेके आ रहे हैं तो उसमें आपको नए ढंग से इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है। और जब इनोवेट आप करते हैं तो फिर आप बिल्कुल नए ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसमें आप नए फीचर्स डाल सकते हैं, आप उसमें वॉइस कमांड डाल सकते हैं, आप उसमें नेविगेशन का सिस्टम डाल सकते हैं, आप क्लाइमेट कंट्रोल डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अंत में कहीं ना कहीं जाकर के डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिज़ाइन के आपस में मिलने से ही तैयार होती हैं। और भारत में ये जो जो एक माहौल बना है, इसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो इनोवेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इनोवेशन, और सर्विस सेक्टर में भी इनोवेशन हो रहा है। अब ये घर बैठे आप खाना मंगवा लेते हैं, घर बैठे दवाइयाँ मंगवा लेते हैं, घर बैठे सामान मंगवा लेते हैं। ये तो प्रक्रिया हमको बहुत सरल लगती है कि हमने फ़ोन किया और सामान आ गया, लेकिन उसका बैकएंड प्रोसेस जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है और उसको किस तरीके से इनोवेट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है भारत के युवा जो हैं बहुत बड़े इनोवेटर्स बनेंगे। शायद वो आने वाले दिनों में एलन मस्क को भी चैलेंज करने लगेंगे, उस किस्म के इनोवेटर्स बनेंगे। हमारे अंदर वो क्षमता है, और स्टार्टअप वो मुझे लगता है वो एक प्लेटफॉर्म देता है भारत को। और ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने आप को आप और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अगर सर हम बात बिहार की करें तो यहाँ पे डिज़ाइन के फील्ड में बच्चों का रुझान क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, मैं इस प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके से रखना चाहूँगा। डिज़ाइन के प्रति रुझान नहीं है वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिज़ाइन के कुछ संस्थान तो हैं ही, पटना में भी निफ्ट है और अन्य संस्थान भी हैं, और अवेयरनेस तो डिज़ाइन का बहुत बढ़ गया है, और लोग अब बात करने लगे हैं, और ख़ास करके युवा अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, NID जैसे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़ी संख्या में अब जा रहे हैं। देखिए, समस्या ये थी कि एक कन्वेंशनल स्टेट था, एक पारंपरिक किस्म से सोच थी बिहार की, और उसमें आमतौर पर रुझान जो था सरकारी नौकरियों के प्रति ज़्यादा था, और उसके बाद फिर वो कुछ ही सेक्टर्स थे बिहार के। अगर मैं आपने पूछ ही दिया तो मैं बता दूं, तो ये एक कहीं से एक ऐसे सेक्टर्स में जाने की चाहत ज़्यादा थी जहाँ पे उनको थोड़ी पावर और अथॉरिटी मिले। तो ये अब गलत है सही, मैं वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा, पर ये थी हमारे बिहार की मुख्य रूप से एक कैरेक्टर था। अब जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा इनोवेटिव होके सोचना चाहती है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होके काम करना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे कि मैनेजमेंट की भी फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, IT की फील्ड में, IT भी बहुत बड़ा डिज़ाइन का एक सेक्टर है, IT रिलेटेड, IT एनेबल्ड डिज़ाइन है, IT लेड डिज़ाइन है, उसमें भी बहुत जा रहे हैं। और डिज़ाइन एज सच जो है उसकी फील्ड में भी अच्छी संख्या में अब बच्चे बिहार के बाहर निकल रहे हैं। और सिर्फ अगर मैं उसको समअप करूं तो मुझे लगता है कि कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल जो सेक्टर्स थे उसकी तरफ अब रुझान बिहार के बच्चों का भी बढ़ रहा है, और ये एक अच्छी बात है। और इसका मुझे लगता है कि प्रदेश को फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, और काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे खड़े होने की इसकी वजह से संभावना भी है।
बिल्कुल, और अब बच्चे इस क्षेत्र में आना भी चाह रहे हैं। सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उस अनुभव के बारे में उस अनुभव को साझा करें। देखिए, जो थोड़ा चूँकि भारत में डिज़ाइन का जो आगमन हुआ वो 1961 में हम कह सकते हैं हिस्टोरिकली, ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं था, लेकिन हाँ एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पे एनआईडी के आने के बाद ही हम उसकी हिस्ट्री मानते हैं। तो 1961 के बाद और फिर हर दशक की अपनी डिज़ाइन के चैलेंजेस थे। शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो भारत का जो डिज़ाइन चैलेंज था वो बहुत बेसिक लेवल था कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दो, क्राफ्ट सेक्टर को इम्प्रूव कर दो। वहाँ से ये चीज़ें बढ़ती अब आप देखिए कि आईटी और इनोवेशन और स्टार्टअप, ये सारी चीज़ों में हम घुसते चले जा रहे हैं। जहाँ तक विदेश का आपने प्रश्न किया, तो विदेश का जो मेरा अनुभव ये रहा कि वो हमसे कुछ डिकेड्स आगे थे, कुछ दशक आगे थे, और कुछ दशक आगे होने की वजह से उन्होंने चीज़ों में इनोवेशन थोड़ा हमसे पहले लाया, और इनोवेशन के प्रति एक रुझान है, इसमें कोई शक नहीं है कि इनोवेशन के प्रति जो खास करके जो पश्चिमी देश हैं, और इवन चाइना में, ताइवान में, ऐसे जो जापान में, एशिया में भी बहुत सारे हमारे देश हैं जो बड़े पावरफुल हैं, तो वो उनका देखने का नज़रिया अलग है, प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया अलग है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी समस्याएं भी बिल्कुल अलग हैं। तो अब वो उस तरफ जा रहे हैं, मतलब हमसे थोड़ा पहले चले गए थे। अब धीरे धीरे आने वाले समय में, चूँकि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति जब मैं कहता हूँ कि बन के उभर रहा है, तो वो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है। जब हर क्षेत्र एक साथ साइनर्जी उसकी क्रिएट होती है, तब रिसर्जेंस होता है, तब वो साइनर्जी बनती है, और उसके वजह से ही विकास की तरफ जाता है। तो बाहर में उनकी समस्याएं थोड़ी अलग थी, तो उन्होंने अलग ढंग से रिस्पॉन्ड किया। अब हमारी समस्याएं थोड़ी अलग हैं, तो हम अलग ढंग से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये गैप जो हम कहते थे कि विकसित देशों के बीच में और भारत के बीच में जो गैप था, वो गैप बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी मिट जाएगा, ये तो मेरा विश्वास है। और उम्मीद भी है कि अब ये चीज़ें कि बहुत ख़त्म हो गई हैं, और अगर जो भी बची खुची है वो हो जाएगी। अगर सर, बिहार में आपने क्राफ्ट की भी चर्चा की अभी, तो क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे मिला के एक बेहतर उसका कहते हैं कि प्रदर्शनी अगर कहें तो लगा सकते हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर आपको सही ढंग से कहूँ तो बहुत सच्चे दिल से कह रहा हूँ, इस बात को रखना चाहता हूँ, क्योंकि क्राफ्ट के प्रति मेरा भी बड़ा एक रुझान है अंदर से, मुझे लगता है। और चूँकि वो एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें आप एक बहुत बड़ा भारत का एक सेक्टर है, वर्ग है जो उसके साथ जुड़ा रहता है, जो परंपराओं को लगातार आगे बढ़ाता रह रहा है, जो उसने सीखा है अगली पीढ़ी को सिखाया, फिर अगली पीढ़ी को सिखाया, और वो एक निरंतरता बनी रहती है। तो हमारा एक इमोशनल जो कहते हैं लगाव उसके साथ होता है क्राफ्ट के साथ। तो क्राफ्ट के साथ तो इमोशंस जुड़े हैं। अब रही बात कि क्या सिर्फ इमोशन से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि क्राफ्ट कुछ समय के बाद अगर उसमें इनोवेशन नहीं होता है तो क्राफ्ट फेल करने लगता है। अब ये बात क्राफ्ट्समैन को भी समझने की ज़रूरत है, आर्टिस्टों को भी समझने की ज़रूरत है। मैं अगर एक उदाहरण देके बात कहूँ कि हमारे यहाँ फर्ज कर लीजिए, जैसे हम कहते हैं क्राफ्ट के क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग की बात आ जाती है सबसे अग्रणी तौर पे, और उसकी अपनी एक पहचान है, उसको लोगों ने काफ़ी ऊंचाई प्रदान की। लेकिन वो टेक्सटाइल में भी हमने उसके प्रयोग किए, हमने उसके सेरामिक पे भी प्रयोग किए, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे उसके ऊपर सरफेस ऑर्नामेंटेशन में मधुबनी पेंटिंग का काम किया। ये सारी चीज़ें हुई, पर मुझे लगता है हमको कहीं वहाँ पे जाके रुकने की ज़रूरत नहीं थी। अब नई पेंटिंग की भी नई विधाएँ उभरनी चाहिए, नए आर्ट फॉर्म्स उभरने चाहिए। अब वो नए आर्ट फॉर्म्स हम जो नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो उसके वजह से क्राफ्ट कहीं पे जाकर के सिमट जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, और कुछ समय के बाद उसकी प्रायोगिकता कम हो जाती है। अंत में सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देके मैं इसको समझाना चाहूँगा। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, इसमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी के भी अलग अलग स्तर हैं। अब बाहर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगी, आइकिया जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम भारत में भी आ गया है वो। अब वो मुख्य रूप से एक क्राफ्ट सेक्टर का ही काम था, जिसमें वो
फर्नीचर बना रहे थे, जिसमें वो बर्तन बना रहे थे, जिसमें वो टेक्सटाइल पे काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया, तो उनके प्रोडक्ट्स बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए और उसके वजह से उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्राफ्ट को एक नया इनोवेट करने में और नई पहचान देने में, और बिहार में उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी, और अगर क्योंकि अब समय की भी पाबंदी और क्योंकि बात बहुत और ये सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन चलते चलते अगर 2 शब्द आप डिज़ाइन के बारे में लोगों को बताना चाहें तो। डिज़ाइन के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये एक समस्याओं का समाधान करने का जब प्रश्न खड़ा होगा, तब तक आपके सामने डिज़ाइन का ही एक समझिए एक मॉडल आपके सामने में एक मेथड आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि डिज़ाइन जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट है, उसको क्रिएटिविटी से आप जोड़ के देखिए और क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ जोड़ के देखिए। आपकी समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, आपकी अर्बनाइजेशन की समस्या हो सकती है, हेल्थ केयर की समस्या हो सकती है, एजुकेशन की समस्या हो सकती है, किसी भी क्षेत्र की समस्या। और जब भी आप क्रिएटिव समाधान की तरफ जाना चाहेंगे, जहां आप लोग क्या चाहते हैं, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, एम्पैथी के साथ अगर लोगों के विचारों को जान करके समाधान निकालना चाहेंगे, वहाँ पे डिज़ाइन और डिज़ाइन थिंकिंग के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे वो पॉलिसी में इस्तेमाल करना हो, पब्लिक पॉलिसीज़ के फील्ड में काम करना हो, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना हो, मैनेजमेंट के फील्ड में काम करना हो। मुझे लगता है कि डिज़ाइन थिंकिंग का सबके साथ एक कनेक्शन है और वो सबको लेके चलता है अपने आप में मिला के, इसलिए उसका महत्व बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी बातें कही, उम्मीद करते दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी इस किताब के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। नमस्कार।